So, hello everyone, welcome back. So, basically, this is a lecture of hydraulic and hydraulic machine, and in this lecture, we are going to continue the topic of applications of open channel flow. In the last lecture, there were certain hurdles due to network issues, and therefore, the lecture number 4 and 5 are not completely recorded. So, therefore, I am just starting from that point where I leave the topic application of open channel flow. तो फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जो हमारा टॉपिक था पिछले बार वो था आपका एप्लीकेशंस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग कोई भी ओपन चैनल फ्लो एक तरीके से पढ़ रहे हैं अगर, तो उसका क्या पर्पज है पढ़ने का। तो हमने ये देखा था कि आप कह सकते हो कि ओपन चैनल फ्लो के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं सिंपल कि एक ऐसा फ्लो जो आप कह सकते हो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर रहा हो और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करता हो। तो ये तो हम लोग जान चुके थे, और हमने ये भी देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्राइम इंपॉर्टेंस फोर्स होगा जो कि ओपन चैनल फ्लो को गवर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि बिना ग्रेविटी के ओपन चैनल फ्लो नहीं होगा, और ओपन चैनल फ्लो जो होगा वो कह सकते हो आपकी वो फ्री सरफेस फ्लो कहलाता है, जिसमें कि आपका जो वाटर सरफेस होगा वो डायरेक्टली कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में होगा। अब उसमें क्या है कि जैसे एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में अगर आपका ओपन चैनल फ्लो रहता है तो आप कह सकते हो कि जो भी हमारा वेरिएशंस होगा उसे हमें देखना ये है कि जो ओपन चैनल फ्लो हम जैसे रिवर या कैनाल का एग्जांपल लेते हैं, तो क्योंकि इसको हम कहीं कन्फाइंड नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे एक पाइपलाइन जाती है तो पाइपलाइन में क्या है कि हम कन्फाइंड रहते हैं कि उसका फ्लो उस पाइपलाइन के अंदर ही होगा। ठीक है, लेकिन ओपन चैनल क्या है कि हम चैनल तो डिजाइन कर देते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना रहता है कि कहीं वो ओवरफ्लो ना कर जाए, कहीं वो उसकी बाउंड्रीज या एम्बैंकमेंट को ब्रेक ना कर दे। तो ये सारी चीजें भी आती हैं। तो जो टॉपिक हमने शुरू किया था लास्ट टाइम पे वो था आपका एप्लीकेशंस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि एप्लीकेशंस ऑफ ओपन चैनल फ्लो में हम ये देख रहे हैं कि क्या आवश्यकता पड़ जाती है हमको ओपन चैनल फ्लो को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि मेजरिंग द डिस्चार्ज इन अ रिवर और कैनाल। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि हमें किसी भी रिवर या कैनाल का डिस्चार्ज नापना हो तो हमको ओपन चैनल फ्लो को पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ओपन चैनल फ्लो के बारे में नहीं जानेंगे तो हम किसी भी रिवर या किसी भी कैनाल का हम डिस्चार्ज मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक पॉसिबल नहीं है कि वहां पे आप जाके इवेंचुअली मीटर लगा रहे होगे या जाके वहां पे कोई मेथड लगा रहे हो, तो हमें एक मेथड चाहिए होगा जिसकी वजह से हम इसको मेजर कर सकें। तो उस मेथड को जानने के लिए हमें ओपन चैनल फ्लो की स्टडी करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट आपसे कहता है डेवलपिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज इन अ चैनल। डेवलपिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज इन अ चैनल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि कह सकते हो आप इसमें जैसे कि कोई चैनल है उसमें कोई फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी ओपन चैनल में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि उसके डिस्चार्ज और डेप्थ ऑफ फ्लो में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि जैसे आपका वाई है यानी डेप्थ ऑफ फ्लो और क्यू है डिस्चार्ज। तो वाई और क्यू में बेसिकली क्या डिफरेंस मतलब क्या रिलेशन हो सकता है, क्योंकि देखो कोई भी ओपन चैनल फ्लो अगर आप बना रहे हो, मान लो कोई कैनाल है या कोई सीवर लाइन है या कोई ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसमें आप उसकी विड्थ स्लोप और बाउंड्रीज को चेंज नहीं करोगे बार बार। जैसे मान लो अगर 5 मीटर चौड़ाई का एक कैनाल है तो ये नहीं कि वो कहीं 4 मीटर हो जाएगा कहीं 3 मीटर हो जाएगा, वो भी फिक्स रहता है उसका। ठीक है, और उस तरीके से जो उसका साइड स्लोप होता है और जो उसका बेड स्लोप होता है वो चीजें भी हम फिक्स रखते हैं ऑलमोस्ट। तो जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो ये होता है कि अगर हम वाई को वेरी कराएंगे तो क्यू वेरी करेगा। जैसे क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, और एरिया में आपके पास बी फिक्स है। ठीक है, तो वाई ही एक वेरिएबल बचता है जिसकी वजह से हम क्यू को फ्लक्चुएट करा सकते हैं। तो डेप्थ ऑफ फ्लो जितनी ज्यादा रखेंगे उतना आपका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। तो हमें एक पॉइंट मिल जाए कि जैसे हम लिखते हैं कि y इक्वल टू 1.5 क्यू, ऐसे कुछ लिखते हैं कोई भी एक। तो जैसे ये मालूम चल जाए कि हमें एक पैरामीटर मिल जाएगा कि अगर y इतना होगा तो q इतना हो जाएगा। ठीक है, तो उस सेंस में हम कोई ना कोई उसमें से एक तरीके से हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे हम ये पा लेते हैं कि अगर डिस्चार्ज हमारा इतना है
तो डेप्थ ऑफ फ्लो इतना रखने पे ये कितना डिस्चार्ज आएगा तुम्हारा, तो एक वो रिलेशन निकाल लेना। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट कह रहा है डेवलपिंग अंडरलाइन करने वाला रिलेशनशिप एंड डेप्थ ऑफ फ्लो इन अ चैनल। ठीक है, पहला हो गया मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, डिजाइनिंग अ कैनाल टू कैरी गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या कहता है, मतलब सिंपल कि जैसे आपको कोई एक फील्ड है उसको इरिगेट करना है, मान लो कोई एग्रीकल्चर फील्ड है उसको आपको इरिगेट करना है, मतलब पानी सप्लाई देनी है उसको, कह सकते हो कि फसल वगैरह सिंचाई के लिए। तो ये है कि उसका कितना रिक्वायरमेंट है, उस क्रॉप का, जो भी क्रॉप आप लगाए हो वहां पे उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो वो चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी कि उस क्रॉप का क्या रिक्वायरमेंट है आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कह सकते हो कि उसके अमाउंट में फिर हम एक कैनाल डिजाइन करेंगे कि भाई हमें इस क्रॉप के लिए इतना पानी चाहिए, तो उस कैनाल की डिजाइनिंग की जाएगी, जिसको आप टेक्निकली नहर कहते हो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जो नहर होगी उसकी डिजाइनिंग उसको देखी जाएगी कि भाई इस एरिया के लिए इतना डिस्चार्ज चाहिए, तो हमें एक कैनाल डिजाइन करना पड़ेगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों डिजाइनिंग की जाती है, क्योंकि देखो कैनाल क्या है, नॉर्मली अपने आप देखोगे तो मैक्सिमम कैनाल सबके जो होते हैं वो सॉइल स्ट्रक्चर या मिट्टी के ही बने होते हैं, क्योंकि अपने अभी भी क्या है उतना बजट नहीं रहता है कि हम उसको कंक्रीटिंग कर सकें या लाइन कैनाल बना सकें, हम हमेशा कच्ची नहरें ज्यादा बनाते हैं अपने यहाँ। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि इन नहरों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सीपेज की, या इनफिल्ट्रेशन कह सकते हो या पर्कुलेशन कह सकते हो, कि पानी सीप कर जाता है नीचे की ओर। तो वो कितना लॉस क्रिएट करेगा वो कैलकुलेट करना, प्लस ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है, तो जो सनलाइट वगैरह पड़ती है, हीट पड़ता है, उसकी वजह से इवेपोरेशन लॉसेस भी होते हैं इसमें। तो ये दो तरह के लॉसेस इसमें ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए हमें ये देखना है कि भाई अगर हमें 100 का डिस्प्लेसमेंट है तो 100 पे करेंगे, अगर 100 पर डिजाइन करेंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि मान लो 5 लीटर का आपका चला गया, सीपेज लॉस में चला गया, 2 लीटर चला गया इवेपोरेशन लॉस में, तो आपका ऑलरेडी 7 के आसपास का डिडक्शन हो गया वहां पे। प्लस और भी लॉस आ जाते हैं उसमें, कि मान लो कहीं पे कोई इम्बैंकमेंट टूटा हुआ है, कहीं कुछ और है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है इस तरीके से, तो वो चीजें भी इश्यूज आती हैं। तो हम उसको उस लेवल पर डिजाइन करते हैं कि हमें कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज उससे कैरी करना है, ताकि हम एक सर्टेन अमाउंट जो हमें वहां पे डिलीवर करना है वो चीज हम वहां पे प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, चौथा वाला अगर पॉइंट लिखते हैं तो वो होता है एस्टिमेटिंग द एरिया ऑफ सबमर्जन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ऑन अ रिवर। ये 3 पॉइंट सबको करते हैं, एस्टिमेटिंग द डेंस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम और रिवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते थे डैम रहा है यहाँ पे, जो ये 4 पॉइंट लिखा हुआ है ये वाली लाइन, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी रिवर के ऊपर एक डैम बनाते हैं तो कितना एरिया सबमर्जेंस में चला जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया आपका, सिंपल आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो आपने कोई रिवर बनाया, अब उससे क्या हो रहा है कि आपने उसके ऊपर एक डैम बना दिया, तो डैम क्या करेगा कि सिंपली एक तरीके से वॉल का बिहेव करता है, एक दीवार होती है एक तरीके से, तो वो उस वाटर को पहले उस लेवल तक राइज करेगा। ठीक है, अब लेवल राइज होगा तो उस पर आप ये कह सकते हो कि वाटर सरफेस राइज करना शुरू करेगा, तो डैम के अप स्ट्रीम साइड में वाटर लॉगिंग शुरू हो जाएगी। तो अब वो वाटर लॉगिंग काफी ज्यादा एरिया कवर करेगी, क्योंकि डैम की हाइट, फॉर एग्जांपल आपके लोकेलिटी में अगर हम 50 मीटर हाइट का डैम बनाते हैं और अगर हम 40 मीटर का हेड जनरेट कर रहे हैं वाटर का, कि हमने डैम बना के 40 मीटर के लिए पानी का एक वो इकट्ठा कर दिया, एक पोटेंशियल हेड, तो 40 मीटर का अगर हम हेड जनरेट कर रहे हैं तो 40 मीटर के डेप्थ तक का तो पूरा एरिया पीछे को डूब जाएगा, क्योंकि भाई वाटर है नहीं कि ऑल ओवर एक बैग 40 लीटर उठ जाएगा ऐसे ऊपर। जैसे अगर मैं थोड़ा इसको इलाज करता हूँ, जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यह था और ठीक है, अब मानो कि आपका वाटर लेवल अभी यहाँ पे था, ये अब इस डैम के बनने की वजह से मान लो वाटर लेवल यहाँ पहुंच गया, ये हो गया नया वाटर लेवल आपका। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये पीछे का एरिया था जहाँ पे वाटर लेवल मान लो फॉर एग्जांपल 10 मीटर था, अब वो हो गया 50 मीटर, एग्जांपल लेते हैं। तो आप स्ट्रीम पूरे कहते हो कि यहाँ पे 50 मीटर के आसपास का सबमर्जेंस क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है,
तो ये जो अप स्ट्रीम वाला एरिया है ये पूरा क्रिएट करेगा। और 50 मीटर का सबमर्जेंस का मतलब कि पीछे का उतना हिस्सा एक तरीके से डूबा हुआ रहेगा। अगर उसकी बात करें तो वो एक तरीके से वहां पे डूबा हुआ रहेगा। तो अब उस करना जो पीछे कितनी दूर तक करेगा, ठीक है। अगर पास कोई विलेज है, कोई एक पॉपुलेशन वहां रह रही है, तो उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से वो पूरा हिस्सा डूबेगा। अगर आप कोई डैम वगैरह देखे होगे तो डैम के पीछे साइड में कभी देखोगे तो वाटर लॉगिंग रहती है, मतलब बहुत ढेर सारा पानी इकट्ठा रहता है काफी दूर तक। तो वो एरिया कैलकुलेट करना रहता है हमें कि कितना सबमर्जेंस एरिया होगा उस डैम का, ताकि उतने दूर में हम कैलकुलेट करके उसको डिजाइन कर सकें कि यहाँ पे अगर हम डैम बनाते हैं तो इससे ये दिक्कत नहीं आएगी हमको, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो कि डैम वगैरह कहीं भी बनते हैं तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन सिटी से बहुत दूर बनाया जाता है, ताकि अगर कोई फेल्योर भी हो उसमें तो लॉसेस कम हो सके उसके लिए। आप कभी भी देखो तो या तो बहुत दूर पहाड़ों के बीच में कहीं बनता है, या आप कह सकते हो कि बहुत ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई पॉपुलेशन, कोई विलेज या कुछ ऐसा ना हो जिससे वो नुकसान हो सके, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था, ठीक है। The area of submergence due to construction of a dam on river। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट ये कह रहा है प्रिवेंटिंग वेरी हाई वेलोसिटी फॉर फ्रॉम डैमेजिंग द चैनल्स। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर कहीं कोई चैनल है जिसमें हाई वेलोसिटी फ्लो हम परमिट कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करना, कि उस चैनल के बाउंड्री को वो डैमेज ना कर सके, उसके लिए भी हमें ओपन चैनल फ्लो के ऊपर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप जैसे ही किसी डैम से आउटलेट दो किसी रिवर में, तो डैम के पास पोटेंशियल हेड बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो अगर वो टरबाइन चलाने के बाद किसी रिवर में उसको डिस्चार्ज कर देंगे तो प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी एनर्जी को लेकर के उस रिवर के एम्बैंकमेंट्स को या कह सकते हो किनारे को वो ब्रेक कर सकता है। तो हम इसीलिए उसको डायरेक्ट पानी को डिस्चार्ज नहीं करते रिवर में। आप देखते हो कि डैम के नीचे साइड में कई सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं कंक्रीट के, कुछ बोल्डर्स रखे जाते हैं, पत्थर रखे जाते हैं, कुछ एप्रन बनाए जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो वाटर की एनर्जी को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि हमें क्या है कि डैम बनाने का मतलब क्या होता है कि हाइड्रो पावर प्लांट क्रिएट करना। तो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए आपको पोटेंशियल हेड चाहिए होता है, तो हम वहां पे वाटर स्टोर करके पोटेंशियल हेड जनरेट कर लेते हैं। अब उस पोटेंशियल हेड से हम टरबाइन तो ऑपरेट कर लेते हैं उतने प्रेशर से, लेकिन अब जब टरबाइन ऑपरेट हो गई है तो वो प्रेशर को हम डायरेक्टली किसी रिवर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, न तो वो एक तरीके से फ्लड की कंडीशन आ जाएगी, बाढ़ की कंडीशन आ जाएगी। तो उसलिए हमें उस वाटर को नहीं हाउ उसकी एनर्जी को कम करना होगा, ठीक है। अभी डैम वगैरह का इमेज देखना आप, देखो कि कंक्रीट के एप्रन एक प्लेट बनाया गया है जिससे पानी पहले नीचे उस पर गिरेगा, फिर उसके सामने आगे कई सारे बोल्डर्स रखे होंगे बहुत बड़े बड़े। जैसे आप देखते हो कि मुंबई वगैरह में जो सीलिंग्स होते हैं, तो या आप जो मरीन ड्राइव है उसके पीछे साइड में देखोगे कुछ पत्थर रखे जाते हैं, ताकि रिवर जो समुद्र की करंट्स हैं जो उसका एक तरीके से फ्लो है उसको ब्रेक किया जा सके, ताकि कटान ना होने पाए। तो इस तरीके से हम कई सारे बोल्डर्स वगैरह को वहां रख देते हैं जिससे उसमें कटान ना होने पाए, ठीक है। तो एक ये आप कह सकते हो कि इस तरीके से और भी मेथड्स हैं कि डिजाइनिंग कैसे की जाए और प्लस कितना एनर्जी कम किया जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम हाई वेलोसिटी फ्लो को परमिट कर रहे हैं, कि मान लो हम इसको लो वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लो वेलोसिटी फ्लो में कन्वर्ट करने का प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि हमें ये भी चेक करना है कि अब तो किस लिमिट तक हम उसको परमिट कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक हम लेके जाएंगे उसको। तो जैसे मान लो अगर आप बहुत ज्यादा लो कर दे रहे हो वेलोसिटी पे, यानी बहुत ज्यादा कम कर दे रहे हो, तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि फ्लो हो जाए आपका, या सेडिमेंटेशन शुरू हो जाए उसमें, ठीक है। जैसे एनर्जी इतनी खत्म कर दोगे तो फ्लो करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए उसको। तो वो भी देखना कि भाई ठीक है, अगर हमारे पास अगर 50 मीटर का हेड है तो हम उसको कम करके 5 तक लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर वो 5 भी नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा, तो नीचे हमारा फ्लो भी नहीं पॉसिबल होगा। तो इस पॉइंट को भी देख लेना उसमें से कि फ्लो पॉसिबल कब तक हो सकता है, तो उतना तो एटलीस्ट छोड़ना पड़ेगा आपको। तो हमें ये कैलकुलेट करना कि जो हमारा एनर्जी लॉस हो रहा होगा वो कितना होगा,
कि 10% रखना है या 90% लॉस रखना है, ये किसी हमें कितनी एनर्जी सप्लाई देनी है। ठीक है, तो ये चीजें भी काउंट करनी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दें या आधे को डिस्ट्रॉय करें, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी के लिए हमारा वो फ्लो या वो चैनल परमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पांचवा पॉइंट। अब इसमें आते हैं छठवें पॉइंट पे। छठवां पॉइंट ये कह रहा है आपका, एस्टिमेटिंग द चेंज इन द फ्लो कंडीशन ड्यू टू अ चेंज इन द बेड विद विड्थ और बेड एलिवेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम बेड विड्थ को चेंज करते हैं या बेड एलिवेशन चेंज करते हैं, मतलब कह सकते हो कि कोई ड्रेनेज सिस्टम है, इस तरीके से इस पॉइंट को समझो कि मान लो कोई ड्रेनेज सिस्टम है, दो तरीके से मैं समझाता हूँ, पहले वर्टिकली चलते हैं। तो मान लो ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है। अब इस रेक्टेंगुलर चैनल में मान लीजिए रेक्टेंगुलर चैनल है और अभी हम वर्टिकल वाले पे चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये मानिए कि अभी हमारे पास ये y है, डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, और अगर अभी इसमें हम इसके डेप्थ ऑफ फ्लो को घटा दें, इतना डेरिवेशन चेंज कर दें, तो अब ये जो नया डेप्थ मिलेगा, ठीक है, ये आपका y1 हो जाएगा, या इसको y1 करके इसको y2 कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये जो चेंज हुआ है, ये डेल्टा जेड या डेल्टा एच या डेल्टा वाई, जिस भी नाम से आप दे सकते हो, तो ये जो चेंज हो रहा है एलिवेशन में, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मान लीजिए आपको किसी चैनल का डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब बेड एलिवेशन चेंज करना पड़ जाए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालना, कि कितनी एनर्जी कम हो जाएगी उसकी, कितना लॉस क्रिएट कर देगा वो। तो ये चीजों को कैलकुलेट करना वहां पे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका, कह सकते हो। इसके बाद आते हैं, एक कह रहा है कि चेंज इन बेड विड्थ। अगर बेड विड्थ की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई हम इसका प्लान ड्रॉ करते हैं, मतलब टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक चैनल ऐसा है, जैसे वो अभी इस गहराई चौड़ाई का ऐसे हम बना रहे हैं इसको। अभी मान लेते हैं कि इसकी विड्थ फॉर एग्जांपल 5 मीटर है। आगे चल के इसको क्या किया गया है, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसकी विड्थ यहाँ से हो गई मान लीजिए 2 मीटर। तो अब ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब ये चेंज कैसे पॉसिबल है, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो चेंज होगा, इस चेंज इन विड्थ से कितना इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन विड्थ। तो ये कैलकुलेट करना कि अगर हम विड्थ घटा रहे हैं, तो जो वाटर लेवल है वाई, वो कितना फ्लक्चुएट कर जाएगा हमारा। तो इसको कैलकुलेट करना कि मान लो कोई एक कैनाल था जिसकी चौड़ाई 5 मीटर रखी गई, सडनली आपको उसको 2 मीटर करना पड़ रहा है। अब ये क्यों करते हैं ये भी जान लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेक फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे अभी मैं फिर से बनाता हूँ, तो जैसे आप देखो यहाँ पे, ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से मतलब ये पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये कह सकते हो आप अपना नेक फॉर्मेशन, जैसे आपकी गर्दन के साइज का दिख रहा होगा। तो नेक फॉर्मेशन से क्या होता है कि जैसे मान लो कि कैनाल है, तो आपके पास जैसे पिछले समय आप लोग पाइप फ्लो के बारे में पढ़े हो, तो वहां पे ये लगा कि पाइप फ्लो में आप देख सकते हो कि पंप वगैरह या सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम प्रेसाइज कर सकते थे फ्लो को। कि मान लो कहीं पे कोई पाइपलाइन है बहुत लंबी जा रही है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो हम कंप्रेसर्स लगा करके उसमें कंप्रेसिबिलिटी रेट से उसको प्रेशर को प्रेशराइज कर सकते हैं कि इतना प्रेशर इसमें रखेंगे तो ये फ्लो इंटरप्ट नहीं होगा। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर हम ओपन चैनल फ्लो की बात करें,
तो वहां पे हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि हम एक आर्टिफिशियल मशीन या एक आर्टिफिशियल कुछ भी ऐसा लगा दें जिसकी वजह से वहां पे आप उसको दोबारा उस एनर्जी को गेन कर सको। तो इसलिए वहां पे सॉरी, इसलिए वहां पे हम लोग एक टेक्निकली वहां पे कह सकते हो कि एक नेक फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ का एरिया ऑफ फ्लो, जो यहाँ का एरिया ऑफ फ्लो है और यहाँ का एरिया, अगर इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखो आप, तो A1 इज ग्रेटर देन A2। और अगर Q वाले फार्मूले से देखें अगर हम लोग, तो Q बराबर A इंटू वी होता है। तो V बराबर क्या होता है, Q बाई A। तो जैसे जैसे एरिया घटेगा आपका, वैसे वैसे क्या होगा कि वेलोसिटी भी आपकी कह सकते हो बढ़ेगी। तो हम एरिया घटा देंगे तो यहाँ पे V थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो जो उसका मोमेंटम लॉस हो रहा होगा, मतलब जिस वजह से वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो वो दोबारा गेन कर लेगा। ठीक है। अब ये फॉर्मेशन की वजह से कह सकते हो कि दोबारा गेन क्यों कराएंगे, क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी तो ओपन चैनल फ्लो में जो पानी होता है, जो भी वाटर कैरी करता है ओपन किसी नदी या किसी कैनाल का, तो उसमें सेडिमेंट्स ज्यादा होते हैं, मतलब मिट्टी या सॉइल स्ट्रक्चर या कुछ भी ग्रैनुलर सब बेस कर कुछ भी कह सकते हो, कि जैसे कुछ बोल्डर्स हो गए, कुछ ग्रैनुलर्स हो गए, मोस्टली मिट्टी ज्यादा होता है। तो अगर वेलोसिटी कम कर दोगे तो सिल्टिंग शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर वेलोसिटी घट गई तो इस जगह पे मिट्टी का जमना शुरू हो जाएगा यहाँ पूरा। ये आप देखते हो ना कि नदी उदी में जब पानी सूखता है इस समय गर्मी के सीजन में, तो देखोगे बीच बीच में बालू या मिट्टी का ढेर बना रहता है। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है कि जो वो नदी खुद से सेडिमेंट कैरी कर रही होती है, उसको कैरी करने में वो फेल कर जाता है। तो इसलिए वहां पे वो जमा होना शुरू हो जाता है। आप देखो कभी भी किसी ब्रिज से पार करोगे तो आप देखो बीच बीच में बालू या मिट्टी जमे रहते हैं रिवर्स वगैरह में। तो वही होता है कि जो उसकी वेलोसिटी थी वो इतनी सफिशियंट नहीं थी उस समय कि जिसको हम कहते हो टैकल कर सके, जिस वेलोसिटी से वो चीज जा सके कहीं पे, मतलब वो मिट्टी या जो सेडिमेंट्स है वो उस वेलोसिटी में कहीं ट्रेवल कर सके। तो इसीलिए उस वेलोसिटी का भी ध्यान देना कि किसी चैनल में जो फ्लो वेलोसिटी है उसको कितना रखा जाए हम लोग। ठीक है। अब आते हैं सातवें पे। छठवां बता दिया मैंने। सातवां कह रहा है एस्टिमेटिंग द चेंज इन फ्लो डेप्थ ड्यू टू ओवरलैंड रन ऑफ। सातवां पॉइंट ये कह रहा है कि हमें डेप्थ ऑफ फ्लो का एस्टिमेट करना है ड्यू टू ओवरलैंड रन ऑफ। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि ओवरलैंड रन ऑफ क्या होगा। जब भी बारिश होती है तो जो वाटर आपका किसी भी अदर मतलब जो सरफेस से मूव करता हुआ, मतलब किसी भी तरीके से वो सरफेस से बहता हुआ वहां चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैंड रन ऑफ। ठीक। तो इससे अब क्या होगा आपका कि ओवरलैंड रन ऑफ से आप कह सकते हो सिंपल कि जैसे आप कोई कैनाल डिजाइन किए जिसमें डेप्थ ऑफ फ्लो आपने 5 मीटर रखी है, मान लो कोई कैनाल की डिजाइनिंग है, अगर मैं इसको इनलार्ज करता हूँ व्हाइट बोर्ड के लिए, मान लो कि ये एक चैनल है ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इसमें डिजाइनिंग की है कि इसकी गहराई पूरी की पूरी अभी 10 मीटर है और ये 8 मीटर पे फुल फ्लेश फ्लो कर रहा है। मान लीजिए बारिश वगैरह हुई तो सारा का सारा पानी इसी में जाएगा, पूरे शहर का, पूरे एक इलाके का वहां पे। तो जब इस पे चला जाएगा तो अब इसके पास केवल 2 मीटर का है कि 2 मीटर का उसके पास और जगह बची हुई है। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो 2 मीटर का डिफरेंस है ये क्या होगा उसमें। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये 2 मीटर क्या सफिशियंट होगा उस रमाप को कैचअप करने के लिए। मान लीजिए ज्यादा बारिश हो गई तो वाटर क्या होगा, यहाँ से ओवरफ्लो करना शुरू करेगा दोनों साइड से।
तो हमें वो कैलकुलेट कर लेना कि ओवरलैंड रन ऑफ की वजह से कितना वाटर लेवल भाग जाएगा। आप देखते हो कि बारिश वगैरह में नदियों में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है और आपके घर के आसपास के नाले वगैरह भी सब भर जाते हैं, तो उसमें ओवरफ्लो के चांसेस देखते हो कैसे ओवरफ्लो कर जाता है। तो वही एग्जैक्टली कि उस एरिया का कितना रन ऑफ कैलकुलेट किया जाए कि जिसकी वजह से जो डिजाइनिंग है वो इतनी परफेक्ट हो सके कि ओवरफ्लो ना होने पाए, कि अगर बारिश का पानी भी उसमें जा रहा हो तो वो ओवरफ्लो ना करे किसी केस में। तो उस डेप्थ का कैलकुलेशन करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वहां पे। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये वही पॉइंट था। सातवां पॉइंट आपको लिखा हुआ है एस्टिमेटिंग चेंज इन फ्लो डेप्थ ड्यू टू ओवरलैंड रन ऑफ, ये वही पॉइंट शो करता है। ठीक है, अब इसके बाद आठवें पॉइंट पे अगर आते हैं तो आठवां पॉइंट आपका क्या कर रहा है, एस्टिमेटिंग द टाइम टेकन बाय द फ्लड वेव टू पास थ्रू अ गिवन लेंथ ऑफ अ रिवर। तो अब इसमें क्या है कि अगर कोई फ्लड वेव आती है, मान लो सडनली कोई बाढ़ की तरह से कोई वेव उठती है, मान लो एक्सेसिव फ्लड मतलब सडनली डिस्चार्ज कहीं गया, तो वो कितना टाइम लेगा उस नदी से पास करने के लिए। जैसे मान लो कोई रिवर है उसमें सडनली कहीं से पानी छोड़ दिया गया, जैसे डैम से या किसी अदर स्टेट से या कहीं से उसमें एक्सेस पानी छोड़ दिया। जैसे आप सुनते हो ना कि इस समय यहाँ से पानी डिस्चार्ज दिया गया रिवर बरसात के मौसम में, तो उसमें अगर मान लो कि कितना टाइम लग जाएगा कि जो वो एक्सेसिव फ्लड उसमें वेव दिया गया, जैसे डैम से डिस्चार्ज दिया गया बारिश के मौसम में, तो कितना टाइम लगेगा कि उस पूरे रिवर को पास कर जाए। ठीक है, जैसे मान लो 2 दिन या 3 दिन ऐसे लगेगा कि वो पूरे इंटायर लेंथ से निकल के चला जाए जहाँ जाना है उसको नीचे समुद्र में। तो उस ड्यूरेशन का कैलकुलेशन करना कि हाँ इतने समय तक क्या हम उसको होल्ड कर पाएंगे, या उस समय में अगर एक्सेसिव बारिश हो जाती है या कुछ और सिचुएशन चेंज होती है तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा उसके ऊपर। तो इस चीज को भी हमें थोड़ा सा उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नौवां पॉइंट आपका आता है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय अ चैनल। ये पॉइंट लिख रहा है जो मैंने बताया, सेडिमेंट मतलब सिंपल करते हो कि जो भी मिट्टी बालू ग्रेवल्स कुछ भी ऐसा है जो पार्टिकल्स कोई रिवर या कोई कैनाल लेके कैरी करता है, क्योंकि वो पोर्टेबल वाटर तो होता नहीं है जैसे आप पी सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं बालू या मिट्टी जरूर मिली रहती है, तो वो टेक्निकली उसको सेडिमेंट बोला जाता है। तो कितना सेडिमेंट कोई भी चैनल लेके कैरी कर सकता है उसका ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, मतलब कि वो कितना अमाउंट होगा जो सेडिमेंट कोई कैरी कर रहा हो, कोई रिवर या कोई चैनल, वो कितना होगा, तो उस चीज को हमें देखना। तो अब आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो कि किसी रिवर में कितना सेडिमेंट है और क्या क्या चैनल में कितना सेडिमेंट है वो मालूम चल जाएगा। तो आपको ये रहेगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी रखनी है वो आपको डिफाइन है कि हमें कितना भी रखना है कि सेडिमेंटेशन बच जाए उसका। जैसे मान लो जो बालू मिट्टी इकट्ठा हो रही है उसमें, वो वहां पे बच जाए कि वो रुकने ना पाए वहां पे। जैसे सेडिमेंट लोड ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा चाहिए ट्रेवल कराने के लिए, सेडिमेंट लोड कम है तो वेलोसिटी कम में ही वो लेके फ्लो कर जाएगा। तो इसलिए सेडिमेंट लोड कैलकुलेट कर लेना ताकि उसके अकॉर्डिंग हम उस चैनल की वेलोसिटी को एक तरीके से क्रिएट कर सकें, उतना रख सकें ताकि वो सेडिमेंट को कहीं भी एक तरीके से सिल्टिंग ना होने दे। सिल्टिंग का मतलब ये है कि कहीं भी कोई तरीके से इकट्ठा ना होने दे। कोई चैनल है तो चैनल मान लो इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो पैसेज ब्लॉक कर देता है एक तरीके से कि उतना फ्लो नहीं होता, फिर रिवर्स की मेंडरिंग शुरू हो जाती है। जैसे आप देखते हो ना कभी कभी बिहार में ऐसे आपका तो कोसी नदी को कहा जाता है कि मतलब एक सौरव ऑफ बिहार, क्योंकि वो हर समय अपना मेंडर कर लेता है रास्ता। तो होता क्या है कि सेडिमेंट ज्यादा रहते हैं, वो वहीं कहीं बीच में डंप होते हैं। अब जैसे नदी कहीं चल रही है सीधे इस तरीके से और यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया, मिट्टी या बालू जम गया, तो फिर ये फ्लो इधर की ओर स्ट्राइक करके इधर जाना शुरू करेगा। यहाँ कहीं जम गया तो फिर इधर जाना शुरू कर देगा। तो ये चीज हो जाता है कि नदी या कोई कैनाल अपना कोई नेचुरल है तो वो अपना एक तरीके से ओरिजिनल पाथ छोड़ देता है। आप देखना कभी कोई ब्रिज से पार करोगे तो देखोगे रिवर का जो फ्लो है बटा रहता है कई हिस्सों में, कि बीच में बालू हो गया, कोई लेफ्ट से जा रहा है कोई राइट से जा रहा है, तो जो उसका ओरिजिनल पाथ है वो फ्लक्चुएट कर जाता है ड्यू टू सेडिमेंट लोड। तो हमें ये भी देखना है कि कितना सेडिमेंट वो कैरी कर रहा है जिसकी वजह से आपका जो डिस्चार्ज सॉरी जो सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो प्रॉपरली बनी रहे ताकि सेडिमेंटेशन ना होने पाए उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं उसमें डिजाइनिंग में। फिर लास्ट पॉइंट अब कह रहा है स्टडीइंग द स्प्रेड ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन रिवर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि
आपका किसी रिवर में कितना पॉल्यूटेंट है उसकी स्टडी करना। जैसे अभी देख रहे हो कि स्वच्छ भारत अभियान वगैरह में आप देखते हो कि नमामि गंगे या इस तरीके से कोई भी रीजन चल रहे हैं कि क्लीन गंगा, इस तरीके से कई सारे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं ताकि उसको साफ किया जा सके। तो कितना पॉल्यूटेंट्स आपका उस रिवर में जा रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है उसका, क्योंकि हम डेली उसमें कहीं ना कहीं जो सीवर लाइन या कूड़े कचरे को डंप कर रहे हैं ले आके, तो कितना उसको लेके जाना है, कितना रखना है, तो वो कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, तो कितना पॉल्यूटेंट किस रिवर में जा रहा है वो भी ध्यान देना। तो ये जो 10 पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंस शो करते हैं कि ओपन चैनल की स्टडी क्यों की जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इतना आप कह सकते हो कि जितने पॉइंट मैंने दिखाए हैं ये इसी हाइड्रोलिक्स में पॉसिबल नहीं है आपका। ठीक है, ये आपका इसी कह सकते हो कि ये सारे इस यूनिट में या इस चैप्टर में या इस बुक में पॉसिबल नहीं है। ये आप थ्रू आउट द अपने बीटेक में इसको अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आप पढ़ोगे। जैसे अभी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लोगे, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, फिर आगे जाओगे एनवायरमेंटल वगैरह में, तो आप उसमें जाओगे तो आप सीवेज कैलकुलेशन पढ़ोगे। ठीक है, सीवर डिजाइन, सीवर लाइन डिजाइनिंग पढ़ोगे, फिर वाटर रिसोर्स पढ़ोगे, फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ोगे, फिर उसमें ओपन चैनल को एक बार फिर आएगा आपका। तो ये सब मिला के आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे एक सेमेस्टर का सिलेबस है, ये पूरा आपका थ्रू आउट बीटेक का सिलेबस है। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना हो तो कुछ देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए इसमें आप ये रिमेनिंग इनको लिख लीजिए। ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां।
सो ये आपका आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा, जो आपका था एप्लीकेशंस ऑफ ओपन चैनल फ्लो के बारे में। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें मतलब ये बताते हैं कि ओपन चैनल की पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इन सारे को आपको पूरे बीटेक में अलग अलग ईयर्स में, अलग सेमेस्टर्स में इनको पढ़ना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम ओपन चैनल को में जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी और डिस्चार्ज के मेजरमेंट्स के बारे में, और जो प्रोफाइल्स वगैरह बनेंगे कि कैसे कोई वाटर लेवल बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्या प्रोफाइल क्रिएट होगी, उसके बारे में हमें पढ़ना है अभी। ठीक है, इसके अलावा अभी और चीजें हमें नहीं देखनी है कुछ भी इसमें। तो हम भी, हमारा ये पूरा है कि इतना चीजें हमें इसमें देखना है अभी आपका।